साख की विभिन्न स्थितियां। अपने को सबसे पहले साख समझना है तो अपने को किसको समझना पड़ेगा? ऋण। सीधा प्रश्न है, ऋण से हमारा क्या तात्पर्य है? ऋण से हमारा क्या तात्पर्य है? इसका सिंपल सा उत्तर है, ऋण एक ऐसी सहमति है, ऋण एक ऐसी सहमति है। यह सहमति किसके बीच में होती है? कर्जदार और साहूकार। कर्जदार और साहूकार इनके मध्य होती है। साहूकार है वो वस्तु सेवा और धन किसको देता है? कर्जदार को देता है। और कर्जदार बदले में क्या करता है? वादा करता है साहूकार से कि वो समय के अंतर्गत उसको क्या करेगा? भुगतान करेगा। क्या करेगा? भुगतान करेगा। तो हमारा ऋण से क्या तात्पर्य है? हमारा ऋण से तात्पर्य एक ऐसी सहमति से है जो कर्जदार और साहूकार के मध्य होती है, या फिर ऐसे बोल दो साहूकार और कर्जदार के मध्य सहमति होती है। और कर्जदार साहूकार है वो वस्तु सेवा और धन किसको देता है? कर्जदार को। कर्जदार साहूकार से क्या करता है? वादा करता है कि वह भविष्य में इसका क्या करेगा? भुगतान करेगा। किसके साथ में करेगा? ब्याज के साथ में। किसके साथ में? जो मूल धन देगा वो तो है ही है, और ब्याज के साथ में उसका क्या करेगा? भुगतान करेगा। ऐसा वादा कौन करता है? कर्जदार करता है। और यही सहमति क्या कहलाती है? ऋण। बोर्ड के एग्जाम में सीधा प्रश्न छपेगा कि ऋण से हमारा क्या तात्पर्य है? तो ऋण से हमारा तात्पर्य ये है। आगे प्रश्न ये है कि साख की स्थितियां कितनी होती है? साख की स्थितियां, साख की दो स्थितियां है। कितनी स्थितियां है? दो। एक तो सकारात्मक स्थिति, एक सकारात्मक स्थिति, और एक हो जाएगी कौन सी स्थिति? नकारात्मक। एग्जाम्पल यदि समझना है तो समझो। मैं बैंक से पैसे लेता हूं, कोई उत्पादन करता हूं और उस उत्पादन में मुझे लाभ हो जाता है। क्या हो जाता है? लाभ। तो बैंक से जो लिया हुआ ऋण है वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा, अर्थात कैसा हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा। मैं बैंक से पैसा लेता हूं, कोई उत्पादन करवाता हूं, परंतु उस उत्पादन में मुझे लाभ की जगह क्या होती है? हानि होती है। तो हानि होती है तो वो कौन सी स्थिति हो जाएगी? नकारात्मक स्थिति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नकारात्मक। तो अपने को ये समझना है कि इसकी स्थितियां कितनी है? दो। कितनी है? दो। तो सबसे पहले देखेंगे, यदि हमें क्या बढ़ाना है? उत्पादन। क्या बढ़ाना है? उत्पादन बढ़ाना है तो हमें कार्यशील, किसकी? कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी। उत्पादन बढ़ाना है तो किसकी जरूरत होगी? कार्यशील पूंजी। किसे कहते हैं कार्यशील पूंजी? चलो, एक फैक्ट्री है, एक क्या है? फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में मशीन लगे हुए होते हैं कि नहीं होते? क्या लगे होते हैं? मशीन। इस फैक्ट्री में जो मजदूर है वो काम करते कि नहीं करते? तो ये जो मशीन है, मजदूर है, चिपकाने का कोई भी हो, उसका प्रोडक्ट बनाना है तो जैसे जूते बनाना है तो चमड़ा हो, सामान होगा कि नहीं होगा? जैसे बैग बनाना है तो बैग बनाने का सामान होगा। तो वो सभी क्या कहलाएगी बताओ? कार्यशील पूंजी। तो यदि उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कार्यशील पूंजी। समझ में आया? और कार्यशील पूंजी को प्राप्त करना है तो हमारे पास में यदि पैसे नहीं है तो हम क्या लेंगे बताओ? ऋण लेंगे। क्या लेंगे? इस कार्यशील पूंजी को किसके माध्यम से पूरा किया जाता है? ऋण के माध्यम से। और उत्पादन में यदि क्या होता है? लाभ। क्या होता है? लाभ। तो यह साख की कैसी स्थिति हो जाएगी? सकारात्मक स्थिति हो जाएगी। एक बार वापिस, यदि उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और कार्यशील पूंजी को हम ऋण के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और अंत में उत्पादन के माध्यम से यदि हमें लाभ होता है तो ये साख की सकारात्मक स्थिति हो जाएगी। दूसरा है साख की नकारात्मक स्थिति। इस स्थिति में जो कार्यशील उत्पादन तो बढ़ाने की चाहत होती है, कार्यशील पूंजी भी लगाते हैं, परंतु उसके लिए ऋण भी लेते हैं, परंतु लाभ की जगह क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। और व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में चला जाता है कि वह ऋण के बोझ में दब जाता है। ऋण के बोझ में दब जाता है। तो यह कौन सी स्थिति हो जाएगी? नकारात्मक स्थिति। उदाहरण के तौर पर, खेत के लिए यदि हम कोई सामान लेते हैं और खेत में फसल अच्छी नहीं होती है,
2-3 साल अच्छी नहीं होने के बाद में यदि ऋण चुका पाने में हम असमर्थ होते हैं तो व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में धकेला दिया जाता है कि वहां से उसको निकलना एक मुश्किल हो जाता है। वहां से निकलना क्या हो जाता है? मुश्किल। तो ये कौन सा स्थिति हो जाएगी? नकारात्मक। परंतु लिखना क्या है? व्यक्ति चाहता है, क्या बढ़ाना चाहता है? उत्पादन बढ़ाना। उसके लिए किसकी जरूरत होती है? कार्यशील पूंजी। और कार्यशील पूंजी को प्राप्त करने के लिए बैंक से क्या लेता है? ऋण लेता है। परंतु उसका उत्पादन बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है? घट जाता है। तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? नकारात्मक स्थिति। बहुत सिंपल है, समझ में आया? प्रश्न परीक्षा में क्या आएगा? साख की दो विभिन्न स्थितियां बताओ, सकारात्मक स्थिति और नकारात्मक स्थिति। समझ में आ जाएगा। चलो आगे वाला पॉइंट है इसमें, साख की प्रमुख शर्त क्या है? ये साख निर्माण करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? ऋण। तो ऋण की प्रमुख शर्तें क्या है? ऋण की प्रमुख शर्त क्या है? हम बैंक से पैसे लेते हैं, बैंक से पैसे उधार लेते हैं, या फिर कर्जदार होता है वो बैंक से कर्ज के रूप में क्या लेता है? पैसे। तो उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त क्या है? उसकी पहली शर्त क्या है? उसकी ब्याज दर है वो निश्चित रहेगी। उसकी ब्याज दर क्या रहेगी? निश्चित। जितने भी पैसे लेगा उन पैसों पर जो ब्याज दर है वो क्या रहेगी? निश्चित। तो ऋण लेने की या कर्जदार जो पैसे लेता है उसकी पहली शर्त क्या है? उसकी ब्याज दर क्या रहेगी? निश्चित। अब दूसरी शर्त क्या है? ब्याज दर। क्या? ब्याज दर मूल रकम के साथ, मूल रकम के साथ, मूल रकम के साथ क्या करनी पड़ेगी? अदा करनी पड़ेगी। अदा करनी पड़ेगी। किसको अदा करनी पड़ेगी? जिसके पास में वो पैसे लेगा। जिसके पास में, भले बैंक के पास में पैसे लेता है तो बैंक को मूल रकम और ब्याज देना पड़ेगा। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए लिए। कितने रुपए लिए? उसका ब्याज होता है, कितना होता है? 2,000। तो ये तो मूल रकम है और ये क्या है? ब्याज। तो कोई भी व्यक्ति यदि उस ब्याज दर उसकी निश्चित है और उसका पैसा लौटाना चाहता है तो मूल रकम के साथ में ब्याज दर भी देनी पड़ेगी। तो कुल उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 12,000। यदि कोई व्यक्ति मूल रकम और ब्याज, मूल रकम और ब्याज, कोई व्यक्ति तो कौन? जो कर्जदार होगा वो। सभी व्यक्ति तो थोड़ी दे सकते, मतलब जिसने पैसे लिए वो मूल रकम और ब्याज देने में क्या हो जाता है? वो असमर्थ। क्या होता है? तो उसको क्या होगा? यदि वो असमर्थ होता है तो जिसने पैसे दिए, भले बैंक हो सकती है, सेठ साहूकार हो सकते हैं, वो उसकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार रखते हैं। उसकी संपत्ति को जब्त करने का, संपत्ति को नीलाम करने का या जब्त करने का अधिकार रखते हैं जिन्होंने उसको क्या दिया है? पैसे। एक बार वापस, ऋण की प्रमुख शर्त कौन सी है? उसमें ब्याज दर होती है, वो क्या होती है? निश्चित होती है। ब्याज दर और मूल रकम को अदा करनी पड़ती है। जो कर्जदार पैसे लेता है उसको ब्याज दर के साथ में मूल रकम अदा करनी पड़ती है। और मूल रकम और ब्याज दर देने में यदि वो असमर्थ है, कर्जदार क्या है? असमर्थ, तो उसकी संपत्ति को जब्त कर दिया जाता है। इधर समझिए, इसने मूल रकम कितनी ली है? ब्याज दर कितना है? 2,000। और इसने अपनी गिरवी के रूप में अपना स्कूटर रखा है। क्या रखा है? स्कूटर को, बाइक को, ये रखा है। यदि ये ब्याज दर तो निश्चित है, 2,000 ही देने हैं उसको, न 1,500 और न 2,500, इसकी निश्चित है। और ये क्या है? इसकी मूल रकम। यदि दोनों देने में असमर्थ होता है तो जो पैसे दे रहा है, जो मूल रकम दे रहा है, वो उसका क्या जब्त कर लेगा? स्कूटर या बाइक जब्त कर लेगा। ब्याज कितनी शर्त है ऋण की? 3 शर्त है। कितनी शर्त है? 3। आगे वाला पॉइंट, यदि इसी का एक प्रश्न बनता है कि जो समर्थक है, कौन? समर्थक या फिर सेठ साहूकार, वो ऋणाधार की मांग क्यों करता है? ऋणाधार की मांग मतलब ऋण देता है, उसके आधार की मांग क्यों करता है? यहाँ पे ऋण के रूप में इसने कितने पैसे दिए हैं? ऋणाधार के रूप में उसने किसकी मांग की है? स्कूटर की। तो समर्थक या साहूकार ऋणाधार की मांग क्यों करता है? उसकी जो मूल रकम है, उसकी क्या करने के लिए? रक्षा करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए वो ऋणाधार की मांग करता है कि भाई आपको ऋण दिया जाए, आपको कर्ज दिया जाए, परंतु किस आधार पर दिया जाए। जैसे आप जाओगे बैंक में कि मुझे 10 लाख चाहिए, तो बैंक आपके पास में मांगेगी कि आपको किस आधार पर पैसे दिए जाए। तो क्यों मांग करता है? उनकी मूल रकम की को सुरक्षित करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ऋण आधार की मांग करता है। समझ में आया?
आया समझ में? एक बात बताओ, लोगों के ताने आपकी क्या बनाएंगे? लोग ताने मारते हैं ना, तो आपकी क्या बनाएंगे? लोगों के ताने आपकी क्या बनाएंगे? जिंदगी। इसलिए वक्त वक्त की बात है, ताने सुना करें और अपनी जिंदगी को बनाया करें। जितने लोग आपको क्या मारेंगे? ताने, उतनी ही अच्छी आपकी क्या बनेगी? जिंदगी। जितने लोग आपको ताने मारेंगे उतनी ही अच्छी आपकी क्या बनेगी? जिंदगी। इसलिए अपना ज्यादा ध्यान किस में दिया करें? पढ़ने में दिया करें। किस में दिया करें? पढ़ने में दिया करें। आगे ध्यान है, आगे देखो, ऋण के स्रोत कौन से है? ये अपन ऋण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऋण के स्रोत कौन कौन से? ऋण के स्रोत कौन कौन से? तो ऋण के दो स्रोत है। एक तो है औपचारिक स्रोत, कौन सा है? औपचारिक स्रोत। और एक कौन सा है? अनौपचारिक। कौन सा है? हम इन दोनों में अंतर ही देख लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इन दो स्रोतों से हम ऋण या कर्ज के रूप में पैसा प्राप्त कर सकते हैं। औपचारिक स्रोत में क्या आता है? इनके स्रोत कौन कौन से हैं? या तो हम बैंक से पैसे ले सकते हैं, या गैर सरकारी। अनौपचारिक स्रोत में रिश्तेदार से, सेठ से, साहूकार से, व्यापारी से और दुकानदार से ब्याज पर पैसे लिए जा सकते हैं। अनौपचारिक स्रोत, औपचारिक स्रोत में ब्याज दर क्या होती है? निश्चित होती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड के एग्जाम में छपेगा। ऋण के दो स्रोत कौन से है? औपचारिक और अनौपचारिक। और इसमें अंतर बताओ, तो अंतर ये बताना है, ब्याज दर क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित। और इसमें ब्याज दर निश्चित नहीं होती है। इसका तीसरा अंतर है कि इसमें आरबीआई की नजर होती है। आरबीआई की नजर रहती है। इन बैंकों पर, इन स्रोतों पर किसकी नजर रहती है? आरबीआई की। इस पे आरबीआई की नजर नहीं रहती। ये इनकी ब्याज दर तो निश्चित होती है, परंतु ये अपनी मनमानी से ब्याज दर वसूलते हैं। मान लीजिए किसी को पैसे दिए सेठ ने या साहूकार ने, तो 10% भी ले सकता है, 20% भी ले सकता है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर है। परंतु बैंक का ऐसा नहीं है। बैंक में सभी के लिए क्या होगा? समान व्यवहार होगा। और इसमें आरबीआई की नजर रहती है, इसमें आरबीआई की नजर नहीं रहती। एक बार वापस देखिए, ऋण के स्रोत कितने हैं? दो। एक स्रोत कौन सा है? औपचारिक। दूसरा स्रोत कौन सा है? अनौपचारिक। इसमें बैंक, गैर सरकारी संगठन या सहकारी बैंक आते हैं, सहकारी संस्था आती है। इसमें रिश्तेदार आते हैं, सेठ आते हैं, साहूकार, व्यापारी और दुकानदार, इनसे ऋण लिया जाता है। अनौपचारिक, औपचारिक स्रोत में ब्याज दर होती है, वो निश्चित रहती है। अनौपचारिक स्रोत में ब्याज दर निश्चित नहीं रहती। इसमें आरबीआई की नजर रहती है, इसमें आरबीआई की नजर नहीं रहती। रुक 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 रुक, चलते हैं किधर? आगे वाला पॉइंट है, औपचारिक क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? औपचारिक क्षेत्र में। साख। औपचारिक क्षेत्र में साख। इसका निर्माण कैसे होता है? तो जो औपचारिक क्षेत्र होता है उस पर नजर कौन रखता है? आरबीआई। कौन रखता है? कोई बता सकता है आरबीआई का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। परीक्षा में छपे तो इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि 1 नंबर का कभी प्रश्न आ सकता है। तो औपचारिक क्षेत्र में साख की स्थिति के लिए आरबीआई उस पर नजर रखती है। आरबीआई उस पर क्या रखती है? नजर। यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमने पढ़ा था कि एक बचतकर्ता होता है, वो बैंक में क्या जमा करवाता है? अपनी बचत जमा करवाता है, और उसका 15%, बचतकर्ता की बचत का कितना प्रतिशत? 15% बैंक अपने पास में रखती है, और एक बड़ा सा हिस्सा कर्जदार को लोन के रूप में या ऋण के रूप में देती है। तो इसका ध्यान कौन रखती है? इसका ध्यान कौन रखती है कि भाई बैंक ने ऐसा कार्य किया है कि नहीं किया? इसका ध्यान कौन रखती है? आरबीआई रखती है। कौन रखती है? आरबीआई। दूसरा, आरबीआई इस बात की भी नजर रखती है कि जो ऋण है, क्या ऋण केवल सेठ, साहूकार और व्यापारियों को ही नहीं दिया जा रहा है। सेठ, साहूकार और बड़े व्यापारियों को ही नहीं दिया जा रहा है। ऋण किसको मिलना चाहिए? किसानों को भी मिलना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान कौन रखती है? आरबीआई। कि जो बैंक है वो ऋण केवल इनको ही नहीं दे, मतलब जो पैसों वाले लोग हैं, सेठ और व्यापारी और साहूकार है, इन्हीं को ही ऋण के रूप में पैसे नहीं दे, पैसे किसानों को भी दे। इसका ध्यान कौन रखती है? आरबीआई। किन पर रखती है बताओ? कौन से स्रोतों पर रखती है? औपचारिक स्रोत, मतलब बैंक, सरकारी संगठन,
गैर सरकारी संगठन, इन पर ध्यान रखती है। कौन रखती है? आरबीआई। और आरबीआई यह भी ध्यान रखती है, आरबीआई यह भी ध्यान रखती है कि कितना ऋण दिया गया है, कितना ऋण दिया गया है, बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया है, और उस ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दर है, कितने प्रतिशत ब्याज दर ली गई है। समझ में आई बात कि नहीं आई? औपचारिक क्षेत्र में साख का निर्माण होता है, अनौपचारिक क्षेत्र में साख का निर्माण नहीं होता। तो औपचारिक क्षेत्र में साख का निर्माण कैसे होता है? ऋण लेने की हम विभिन्न प्रकार से ऋण दो तरीकों से ले सकते हैं। कितने तरीकों से ले सकते हैं? या तो हम औपचारिक क्षेत्र में जाएंगे, या फिर कहां जाएंगे? अनौपचारिक क्षेत्र में। औपचारिक क्षेत्र में जाएंगे तो वहां से ऋण लेते हैं, तो उस पर किसका नियंत्रण रहता है? आरबीआई का उसका क्या रहता है? नजर रहती है। ये उदाहरण के तौर पर समझा कि भाई 15% उसने अपने पास में रखा है, और रखा है कि नहीं रखा है, इसका ध्यान कौन रखती है? आरबीआई यह भी ध्यान रखती है कि ऋण केवल सेठ, साहूकार और पैसों वाले लोगों को नहीं मिले, ऋण किसको मिले? किसानों को भी मिले। और आरबीआई इस बात का भी ध्यान रखती है कि कितना ऋण दिया गया है, बैंक के द्वारा कितना ऋण दिया गया है, और उस पर कितने प्रतिशत ब्याज दर निश्चित कर दी गई है। इसके साथ में अपना पाठ समाप्त होगा। और अपन ने पढ़े हैं, मुद्रा पढ़ी है। मुद्रा क्या है? मुद्रा धन या पैसा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय करता है। मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। जैसे मैंने कोई वस्तु बेची, और बेच करके क्या प्राप्त करूंगा? पैसे, और फिर मैं मेरी जरूरत की वस्तु को क्या करूंगा? खरीदूंगा। तो मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के कितने रूप है? दो। एक तो आधुनिक रूप कितने? दो। एक तो सिक्के है, और एक तो करेंसी है, और एक बैंकों में जमा निक्षेप है। तीसरा अपन ने पॉइंट पढ़ा था, बैंक अपनी साख का निर्माण कैसे करती है? तो बैंक अपनी साख का निर्माण बचतकर्ताओं के द्वारा जो धन जमा होता है उसके माध्यम से, और वो ऋणदाताओं को जो धन देती है उसके माध्यम से अपनी साख का निर्माण करती है। फिर अपन ने किसका पढ़ा है? ऋण का। आज जो टॉपिक पढ़ा है, ऋण से क्या तात्पर्य है? ऋण की दो स्थितियां, साख निर्माण की दो स्थितियां बताओ। ऋण की शर्त क्या है? जो ऋण लेने के दो स्रोत कौन कौन से है? ऋण का ऋणाधार क्या है? समर्थक इसका ऋणाधार क्यों लेता है? इन सभी के बारे में अपने को देखना है। ठीक है।